हेलो गाइस, आज हम समझेंगे कि चेक क्या होता है, इसे कहाँ डिफाइन किया गया है, चेक के टाइप्स कितने होते हैं, चेक को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, और साथ ही साथ हम समझेंगे चेक के नीचे जो नंबर्स लिखा होता है वो कितने डिजिट का होता है, उस नंबर्स का क्या मतलब होता है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि चेक होता क्या है। तो चेक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम इंडोर्स कर सकते हैं या फिर अपने पेमेंट को हम डायरेक्ट किसी भी पर्सन को चेक के द्वारा कर सकते हैं। चेक पेमेंट करने के कई तरीके होते हैं। कैश से कर सकते हैं, यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस और कैश। इन सभी चीजों से हटके हम चेक से भी पेमेंट कर सकते हैं। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्यों डिफाइन किया गया है, तो इससे समझने से पहले हम समझेंगे कि नेगोशिएशन होता क्या है। नेगोशिएशन का मतलब होता है मोल भाव करना। जैसे कि हम कभी सैलरी भी हमारी डिसाइड होती है तो हम एचआर से नेगोशिएशन करते हैं कि अब मुझे इतनी सैलरी चाहिए, एचआर बताते हैं मैं इतना दे सकता हूँ, मेरे पास जो बजट है वो इतनी की है। सिमिलर इसी तरह यहाँ पे हम किसी भी अमाउंट को लेकर, रेट को लेकर डिस्कस नहीं करते हैं। यहाँ पे हम पर्सन टू पर्सन नेगोशिएट करते हैं कि आपका ओनरशिप जो है वो किसी और को दिया जाता है। जैसे कि कोई भी एक चेक है, बैंक ने मेरे लिए एक चेक इशू की कि ये चेक मैं प्रीतम प्रसून को इशू करके दे रही हूँ। अब मैंने उस ऑनरशिप को किसी और को ट्रांसफर कर दिया कि अब इस चेक का वैल्यू जो है, जो भी इसकी अमाउंट मैंने वहां पे फिल किया है, उतने अमाउंट के लिए ये वैल्यू जो है इसके लिए आप ऑनरशिप रखते हो। और ये जो चेक बनता है वो हमेशा ऑर्डर के सेंस में बनता है। जैसे कि मैंने एक अमाउंट का चेक बनाया और अपने भाई को दिया, और मेरे भाई को जब मैंने चेक दिया तो अल्टीमेटली मैंने अपने बैंक को भी एक ऑर्डर दे दिया कि ये चेक जब मेरा भाई आपके पास लेकर जाएगा तो आपको उसे क्लियर करना है। अब अगर मैं क्लियर नहीं कर पाता हूं क्योंकि मेरे अकाउंट में उतने पैसे नहीं है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं होता हूं। और एक बार तो खैर कोई बात नहीं है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता, बट अगर मेरे भाई ने दोबारा उस चेक को लगा दिया और फिर से वो बाउंस हो जाता है तो मेरा भाई मेरे ऊपर एक्शन ले सकता है। इसको हम आगे समझेंगे। इससे पहले हम समझते हैं कि चेक जो होता है, चेक में क्या क्या फिल किया जाता है। तो सबसे पहले चेक में फिल किया जाता है डेट। डेट से हमारे चेक का टाइप्स भी बन सकता है। कैसे बन सकता है वो हम आगे समझेंगे। और चेक में नाम यहाँ पे मेंशन करते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे हमारे जो होते हैं नीचे 23 डिजिट्स होते हैं। ये 23 डिजिट्स अलग अलग पार्ट में डिवाइड होते हैं। हम समझते हैं कि होता क्या क्या। सबसे पहले जो 6 डिजिट होता है वो होता है चेक नंबर। चेक नंबर का यूज तो हम आए दिन करते रहते हैं। कहीं भी अगर आप पेमेंट भी करने जाते हो तो आपके चेक नंबर का यूज किया जाता है। आप अगर पॉजिटिव पे भी करते हो तो वहां भी अपने चेक नंबर को यूज करते हो। तो चेक नंबर के बारे में मोस्टली इंसानों को मतलब पता ही होता है, इंडिविजुअल्स को। चेक नंबर के बाद होता है हमारा MICR नंबर। MICR नंबर जो होता है वो बैंकों के द्वारा, एक बैंक के पास नंबर होते हैं जिससे वो चेक को स्कैन करते हैं। ये MICR नंबर के जो पहले 3 डिजिट्स होते हैं वो वहां का स्टेट कोड होता है, और जो सेकेंड 3 डिजिट होते हैं, MICR नंबर हमेशा 9 डिजिट का होता है। सेकेंड 3 डिजिट जो होते हैं वो बैंक के यूनिक कोड्स होते हैं, और जो लास्ट 3 डिजिट होता है वो ब्रांच के यूनिक कोड होते हैं। उसके बाद होता है हमारा 6 डिजिट का एक और कोड। वो 6 डिजिट जो होता है वो होता है हमारे लिए एक स्मॉल अकाउंट नंबर क्रिएट किया जाता है, इसे हम सैन बोलते हैं। और वो अकाउंट नंबर ही होता है हमारा, बट वो क्रिएटेड अकाउंट नंबर रहता है। वो अकाउंट नंबर हम नॉर्मली यूज नहीं करते हैं। एंड जो लास्ट 2 डिजिट होता है वो होता है ट्रांजैक्शन कोड, जो हमारा 29, 30, 31, इवन 9, 10, 11 हो सकता है। और इसके जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन है, कौन सा कोड सेविंग अकाउंट्स के लिए है, कौन सा कोड करेंट अकाउंट के लिए है, कौन सा कोड क्रेडिट कैश के लिए, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर मैं इसको अभी डिस्कस किया तो वीडियो लंबी हो जाएगी। और हम यहाँ पे बेसिकली चेक के टाइप्स को समझने के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो अभी हम चेक के टाइप पे फोकस करते हैं। बेसिकली जो चेक का मीनिंग होता है, जिस तरह से हम चेक फील करते हैं, ये हम यहाँ से समझ चुके हैं। और चेक को इंडोर्स किया जाता है। इंडोर्स करने का मतलब होता है अगर हमने चेक कोई बनाया, जैसे मैं अपने भाई को एक चेक बनाकर दे रहा हूँ, उसका नाम मनीष है। मैंने उसे एक चेक बनाकर दिया कि मनीष, मैं एक्स अमाउंट तुम्हें पे कर रहा हूँ, तुम इस अमाउंट को लो। मतलब मैंने उसे कैश लिया था, जो भी है मैंने उससे चेक दे दिया, अब जाओ इसे तुम कैश करवा लो या ट्रांसफर अपने अकाउंट में करवा लो। अब वो कैसे करेगा ये प्रोसेस हम आगे समझेंगे। बट मैंने जैसे उसे चेक दिया, उसे याद आया कि उसे अपने दोस्त को भी कुछ पैसे देने थे।
उसने बोला कि भाई मेरे भैया आज मुझे चेक दिए हैं, तुम इस चेक को मेरे से ले लो, और मेरे भाई ने उस पर साइन किया और उस चेक के ऊपर उस पर्सन का नाम लिखकर उसे दे दिया। तो चेक को इंडोर्स भी किया जा सकता है। इंडोर्स का मतलब कि मैंने उसे दिया ऑनरशिप, उसने उस ऑनरशिप को किसी और को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। और चेक जो वैलिड होता है वो जिस डेट पे चेक बनाया गया है उससे अगले 3 महीने तक वो वैलिड होता है। उसके बाद उस चेक का कोई वैल्यू नहीं रह जाता, वो स्टेल चेक हो जाता है। अब स्टेल चेक क्या होता है वो हम आगे समझेंगे। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ चेक पे। तो सबसे पहले हमारा जो चेक है वो है ओपन चेक। ओपन चेक होता क्या है? तो ओपन चेक जितने भी चेक हमारे पास आते हैं, अब मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी है वो है कि आपके पास ओपन चेक ही होंगे, क्रॉस चेक नहीं होंगे, और जितने भी अनक्रॉस चेक है वो ओपन चेक होते हैं। ओपन चेक में आपके बैंक्स के डिटेल, आपका अकाउंट नंबर और आपका नीचे में अब जो आता है उसमें नाम भी लिखा आता है, बट उसके ऊपर आपको सिग्नेचर करना होता है। ओपन चेक इस तरह से आपके पास डिजाइन होकर आता है। ओपन चेक के अंदर आपके पास 2 टाइप्स ऑफ चेक होते हैं, और ओपन चेक को आप कैश भी ले सकते हो। ओपन चेक में आप अकाउंट में ट्रांसफर नहीं चाहते हो लेना तो आप कैश भी ले सकते हो। बस कैश लेने के लिए आपको सेम बैंक में जाना होगा। अगर आईडीएफसी का चेक है तो आईडीएफसी के बैंक में जाना होगा, एचडीएफसी का एचडीएफसी में जाना होगा, आईसीआईसीआई का आईसीआईसीआई में, एसबीआई का एसबीआई में। और अगर आपके पास क्रॉस चेक है तो आपको अकाउंट में ही पैसा मिलेगा, ठीक है। अब हम समझते हैं कि ओपन चेक जो है इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है बियरर चेक, दूसरा होता है ऑर्डर चेक। जो बियरर चेक होता है वो सबसे ज्यादा रिस्की चेक होता है, क्योंकि उस चेक को इनकैश करने के लिए किसी भी तरह की आइडेंटिफिकेशन नहीं मांगी जाती है। मान लेते हैं कि मैंने एक चेक बनाया अपने भाई के नाम पे, वो चेक मैंने उसे दे दिया, मैंने उस पे जो बियरर लिखा है उसे भी नहीं काटा, और ना ही उस चेक पे ऑर्डर लिखा हुआ है। बाय ऑर्डर लिखा होता है तो ऑर्डर चेक होता है, और जो और बियरर लिखा रहता है वो बियरर चेक है। मैंने उस बियरर को नहीं काटा, वो बियरर चेक है। मैंने जैसे ही अपने भाई को दिया वो चेक कहीं पे गिरा दिया। अब उस चेक को अगर जिस पर्सन को मिलता है उसका ऑनरशिप उसके पास है, उसे वो कैश कर सकता है। जिसको इसकी जानकारी होगी वो आराम से कैश कर लेगा, जबकि ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो इसलिए आजकल बैंक्स जो कस्टमर्स होते हैं उन्हें कॉल कर कर कंफर्मेशन भी लेती है कि सर आपका ये चेक है, इसे हम क्लियर करें या नहीं करें। अगर खासकर 50,000 से ज्यादा का अमाउंट होता है तो बिना कंफर्मेशन के चेक क्लियर नहीं किया जाता। बट अगर किसी के पास वो चेक है तो वो उसका ऑनर है और उसे वो क्लियर कर सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं ऑर्डर चेक पे। ऑर्डर चेक वो चेक होता है जिस चेक पे हमने जिसका नाम लिखा है वही इंसान उस चेक को क्लियर कर सकता है, और उसे लेने के लिए उसे अपनी आईडी प्रूफ भी शो करने पड़ते हैं बैंक में। जब तक वो आईडी शो नहीं करेगा, अगर मैंने अपने भाई के नाम पे बनाया है और मेरे भाई ने अपने दोस्त को दे दिया और बोला जाओ इस चेक से तुम पैसा ले लेना, तो बैंक तब तक उसे नहीं देगी पैसा जब तक कि उसके पास आईडी नहीं होगा। इवन आईडी भी होगा तो सिग्नेचर नहीं करेगा। वो आईडी को चेक करेंगे और उसके बाद वो उसे मना कर देंगे कैश देने से। तो ऑर्डर चेक कहीं ना कहीं बियरर चेक से सेफ होता है। आगे आता है हमारे पास क्रॉस चेक। क्रॉस चेक हमने कई बार देखा है, जब हमारे पास कोई चेक काटता है तो ऊपर कॉर्नर में 2 लाइन बना देते हैं, वो चेक होता है क्रॉस चेक। कई बार हम देखे होंगे कि चेक के नीचे और 2 लाइन यहाँ नीचे बनाकर उसमें किसी बैंक का नाम लिख देते हैं, ये भी होता है क्रॉस चेक। अब ये क्रॉस चेक कैसे काम करती है हम ये समझते हैं। हमने किसी को लिखा, जैसे मेरे भाई को मैंने एक चेक दिया और क्रॉस कर दिया, अब वो चेक वो ड्रॉप बॉक्स में जाकर डाल सकता है। अब जो वो चेक क्लियर होगा वो बैंक के उसके बैंक अकाउंट में ही जाएगा। उसके पीछे मैं उसके बैंक का अकाउंट नंबर लिखूंगा, मैं नहीं लिखूंगा तो वो खुद अपना बैंक अकाउंट नंबर लिखेगा, उसके बाद वो ड्रॉप बॉक्स में डालेगा, उसके बाद उसके पैसे क्लियरिंग हाउस में जाने के बाद उसमें सेटल होंगे, ठीक है। क्रॉस चेक भी 2-3 टाइप्स के होते हैं। जो पहला क्रॉस चेक है वो नॉर्मली मैंने उसको दिया, उसने इंडोर्स करके भी किसी और को भी दे सकता है। दूसरे क्रॉस चेक में मैंने लिख दिया अकाउंट पे ही। अब जो ये क्रॉस चेक है ये मैंने अपने भाई को अगर दिया है तो उसी के अकाउंट में ये क्लियर होगा, दूसरे के अकाउंट में नहीं जाएगा। और अगर मैंने नीचे 2 लाइन बना करके वहां पे लिख दिया HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, तो अब ये चेक उसी बैंक में क्लियर होगा जिस बैंक का नाम मैंने उस चेक के ऊपर लिखा है। कहाँ पे लिखते हैं इस चीजों को शो करने के लिए हम वीडियो के ऊपर, क्योंकि मैं लाइव वीडियो शूट कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमें चेक शो नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे, हमारे पास चेक है भी।
बस बट ऐसे अगर मैं शो करता हूँ तो समझ नहीं पाएंगे, मैं ऐसे बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप 2 लाइन बना देते हैं और आप बैंक का नाम लिख देते हैं तो ये आपका उसी बैंक में क्लियर होगा जिस बैंक का आपने नाम लिखा है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। नीचे हमारे पास आता है ब्लैंक चेक। ब्लैंक चेक हम बचपन से सुनते आए हैं, कई बार हमने कितनी स्टोरियां भी सुनी है। ब्लैंक चेक पुराने जमाने में जो पर्सन होते थे वो बोलते थे, लो मैं तुम्हें ब्लैंक चेक देता हूँ, तुम मेरी बेटी को छोड़ जाओ। ऐसे बहुत सारे स्टोरीज मैं जोक से पार्ट। अभी मैं बताता हूँ कि ब्लैंक चेक होते क्या है। तो वो चेक जिसमें आप नाम लिख सकते हो, आप डेट लिख सकते हो, सिग्नेचर कर सकते हो, बट अमाउंट आप फिल नहीं करते हो। आप सामने वाले पर्सन को बोलते हो, बताओ आपको कितना अमाउंट चाहिए, आप खुद से फिल करो, जाओ पैसे ले आओ। ये होते हैं ब्लैंक चेक। ठीक है, इसके बाद आता है पोस्ट डेटेड चेक। वो चेक जैसे मैं आज अपने भाई को मुझे पेमेंट देना है, जब मैं कहीं से कुछ सामान मंगवा रहा हूँ, मुझे उन्हें आज पेमेंट करना है, मेरे पास आज पैसे नहीं है, मुझे पता है कि कल मेरे कहीं से फंड्स आने वाले हैं, बट हो सकता है वो कल ना आए, परसों भी ना आए। तो मैं उनसे 2 दिन बाद का, 3 दिन बाद का एक चेक काट के दे दिया और उन्हें बोल दूंगा कि सर इस चेक को आप 3 दिन के बाद लगाना, आपका ये चेक क्लियर हो जाएगा। इसे बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक। अब आता है एंटी डेटेड चेक। एंटी डेटेड चेक वैसे तो नॉर्मली रूटीन में यूज नहीं होता है, बट ये एक तरह से फेवर में चेक होता है। जैसे मैं किसी बैंक में काम कर रहा हूँ, मेरे पास कोई अपना कस्टमर है, उसके कुछ चार्जेस लग गए हैं, किसी उसका कोई लोन कटने वाला था और वो पेमेंट नहीं हुआ तो कुछ चार्जेस लगे। वो मेरे पास आता है, बोलता है मैं क्या करूं, मैं चार्जेस नहीं देना चाहता। तो मैं उसे बोलता हूँ आप बैक डेट का एक चेक बनाकर मुझे दे दो, मैं बता दूंगा आगे कि ये चेक हमारे पास आ गया था, किसी रीजन से हमने इसे आगे नहीं भेजा क्लियरिंग में, तो ये आपका वेव ऑफ हो जाएगा। तो ऐसे फेवर करने के लिए हम एंटी डेटेड चेक यूज करते हैं, अदरवाइज एंटी डेटेड चेक का रूटीन में, डेली रूटीन में यूज नहीं है। उसके बाद आता है स्टेल चेक। स्टेल चेक हमने पहले ही बोला था कि चेक पे डेट का बहुत वैल्यू होता है। जो चेक 3 मंथ्स के डेट को कंप्लीट कर चुका है, जिस डेट पे हमने चेक बनाया उससे 3 मंथ हो चुके हैं, उसके बाद उस चेक की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, आप उसे कहीं क्लियर नहीं कर सकते हो। ऐसे चेक को स्टेल चेक बोलते हैं। उस चेक से आप किसी भी तरह का विड्रॉ नहीं कर सकते हो। इसके बाद आता है कैंसिल चेक। कैंसिल चेक को हम एज अ प्रूफ, जहां पे हमें अपना डिटेल शेयर करना होता है, बैंक अकाउंट डिटेल शेयर करते हैं, वहां पे हम यूज कर सकते हैं, जिसमें हम 2 लाइन बनाकर वहां पे कैंसिल लिख देते हैं। ऐसे चेक से आप कोई भी पैसे नहीं विड्रॉ कर सकते हो, किसी भी तरह का कोई यूज नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ ये अपने डिटेल्स को शेयर करने का तरीका है, जिसे हम कैंसिल चेक के द्वारा यूज करते हैं। उसके बाद आता है बैंकर्स चेक। बैंकर्स चेक एक प्रकार का चेक होता है, इसे हम बैंक जो है हमारे बिहाफ पे इशू भी कर सकती है और बैंक अपने लिए भी यूज करती है। अगर मैं अपने बिहाफ पे बोलूंगा तो शायद ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो हम बैंक की तरफ से समझाते हैं ताकि आपके लिए बहुत इजी हो। अगर एक बैंक है, जैसे मैं मानता हूँ एक आईसीआईसीआई बैंक है, उसके यहाँ वहां पे बिजली यूज होती है, वहां पे भी बहुत सारे चीजें यूज होती हैं, पानी वाले आते हैं, पानी देकर जाते हैं, कैंटीन वाले होंगे, कुछ भी उनका अपना यूज होगा, तो उसका पेमेंट उन्हें करना होता है। तो बैंक अपने जीएल से एक चेक बनाती है और उस चेक को ऑथराइज पर्सन जो होते हैं बैंक के, वो वहां पे सिग्नेचर करके उन्हें दे देते हैं। वो चेक जो होता है वो बैंकर्स चेक होता है, इस पे बैंक का डिटेल्स होता है। ठीक है, अब आते हैं हम गिफ्ट चेक। गिफ्ट चेक बताने से पहले मैं एक बहुत ही अच्छा पॉइंट बताना चाहूंगा। वो चेक अगर कभी भी बाउंस हो जाता है तो किसी भी तरह का आप एक्शन नहीं ले सकते हैं। ये चेक आपको किसी भी तरह के कॉमर्शियल बिहेवियर से नहीं दिया जाता है, इसीलिए यूआर चेक कभी बाउंस होता है तो आप इसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकते, आप च्यू नहीं कर सकते हैं। ये चेक जैसे कि हम देखते हैं कई बार तो ये प्री प्रिंटेड चेक्स होती हैं, जैसे केबीसी में हो गया, क्रिकेट्स में हो गया, या गिफ्ट में भी आजकल बहुत ही नॉर्मली चेक दिया जाने लगा है। तो लोग चेक बनवा लेते हैं, उस पर एक अमाउंट फिल करके किसी को गिफ्ट कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मेरे बर्थडे पे मेरे किसी दोस्त ने मुझे एक चेक दिया, वो गिफ्ट चेक है, उस पर प्रिंट लिखा हुआ है कि मैंने ये चेक गिफ्ट के लिए दिया प्रीतम को, और जैसे ही वो चेक मैं लगाया बाउंस हो जाता है, तो मैं उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले सकता हूँ, जस्ट बिकॉज कि वो एक गिफ्टेड चेक है और गिफ्टेड चेक के ऊपर किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया जाता है। अगर यही चेक कॉमर्शियल चेक होता, मुझे ये चेक दिया जाता और मैं उसके साथ कोई बिजनेस पर्पज से डील हुआ था और मैं चेक लिया था और वो चेक बाउंस होता, तो मैं एक्शन ले सकता था। और वहां पे मैं एक पहली बार जब मैं चेक लगाऊंगा तो कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, दूसरी बार जब वो चेक लगाया जाता है बाउंस होने के बाद 15 डेज का टाइम होता है,
एंड देन सेकेंड टाइम हमें बताया जाता है कि अब आप ये चेक लगा दो, मैंने पैसे डाल दिए अकाउंट में, फिर से वो बाउंस होता है, तो हम उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए एलिजिबल होते हैं, एक्शन लिया जा सकता है। इसके बाद आता है ट्रैवलर चेक। ट्रैवलर चेक वो चेक होता है जो कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा इशू करवाया जा सकता है। वो फॉरेन करेंसी के लिए इशू किया जाता है। अगर कोई भी पर्सन फॉरेन में जाता है तो वहां पे उस चेक को वो जो है यूज कर सकता है। वो तभी यूज हो सकता है जब सिग्नेचर किया जाता है, और मोस्टली जब वो चेक इशू किया जाता है तो लोग उस पर सिग्नेचर पहले से करके नहीं रखते हैं, और वो डरते हैं कि हम अपने साथ बहुत सारा कैश नहीं कैरी करना चाहते हैं, तो वो एक ट्रैवलर चेक इशू करवा लेते हैं और उस चेक को लेकर जाते हैं, और वहां पे वो इसे कैश कर लेते हैं। वो एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेड चेक होता है, और अगर वो यूज नहीं होता तो वो वापस आकर बैंक को दे सकते हैं और उनसे वो पैसे ले सकते हैं, कैश करवा सकते हैं। वो एक्सपायर नहीं होता है। ठीक है, बाकी हम क्लियरिंग के बारे में आगे वीडियो बनाएंगे, उस पर हम समझेंगे कि चेक क्लियरिंग का क्या प्रोसेस होता है। थैंक यू।